क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक पूरा किंगडम, एक ऐसी सभ्यता जो एक कबूतर के अंडे जितने बड़े डायमंड के लिए फेमस थी, वो हमारी हिस्ट्री बुक्स के पेजेस से बस गायब हो गई। क्या होगा अगर जो स्टोरीज हमें सिखाई गई वो बस वही थी, स्टोरीज विक्टर्स द्वारा लिखी गई कन्वीनियंट नैरेटिव्स, जो एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज्यादा ट्रैजिक सच को छुपाने के लिए डिजाइन की गई थी। इमेजिन करो, उसके मार्केट्स दुनिया के हर कोने से ज्वेल्स से भरे रहते थे, उसके टेम्पल्स आसमान छूते थे, और उसका रूलर कोई किंग नहीं बल्कि एक क्वीन थी। एक ऐसी क्वीन जिसका नाम जानबूझकर मिटा दिया गया था। उसकी लेगेसी कॉन्क्वेस्ट और टाइम की लेयर्स के नीचे दब गई थी। ये कोई मिथ नहीं है, ये है काकातिया डायनेस्टी की स्टोरी और ओरुगल्लू का सच, जो आज भी अपने रूइंस से फुसफुसा रहा है। ये स्टोरी उस सवाल से शुरू होती है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को सदियों से परेशान किया है। डेक्कन प्लेटो की पहचान, आर्ट, कल्चर, मिलिट्री माइट इतनी पूरी तरह से कैसे बिखर गया? हिस्ट्री कहती है इनविजिबल, पर असलियत ज्यादा जटिल है। ये एम्बिशन दक्कन के बीच में, जहां की जमीन उपजाऊ है और पत्थरों में पुरानी यादें हैं, एक राजकुमारी का जन्म हुआ। लेकिन यह कोई आम राजकुमारी नहीं थी जिसकी किस्मत में कोई राजनीतिक शादी लिखी हो। उनके पिता राजा गणपति देवा का कोई बेटा नहीं था। ऐसी दुनिया में जहां आदमी राज करते थे और जहां एक राजा की विरासत एक मेल वारिस पर निर्भर रहती थी, यह एक संकट था। लेकिन गणपति देवा एक दूरदर्शी थे। उन्होंने अपनी बेटी रुद्रमा में एक ऐसी आग देखी जो किसी भी बेटे से ज्यादा चमकती थी। उन्होंने पुरानी पुत्रिका सेरेमनी की, औपचारिक रूप से उन्हें एक बेटा और अपना चुना हुआ वारिस घोषित किया। उस दिन से उन्हें प्रिंस रुद्रदेवा के नाम से जाना गया। उन्हें एक लड़के की तरह पाला गया। नोबल्स के बेटों के साथ युद्ध और राजकाज की कला सिखाई गई। उन्होंने तलवार चलाना सीखा। उन्होंने फूलों की माला बनाना बाद में सीखा। मिलिट्री स्ट्रेटेजी, घुड़सवारी, दरबारी राजनीति का मुश्किल नाच सीखा। किंगडम ने देखा, कुछ औ के साथ, कुछ गहरे शक के साथ। परंपरा का अपमान माना गया। नोबल्स परछाई में फुसफुसाते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स ने साजिश रची। उन्होंने उन्हें अस्थायी प्लेस होल्डर समझा। उन्होंने उन्हें कम आंका। रुद्रमादेवी के पक्के और सही रूल के अंडर काकतीय किंगडम ने एक गोल्डन एज में एंटर किया। कैपिटल ओरुगल्लू सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, यह अर्बन प्लानिंग का एक अजूबा था और कल्चर का एक वाइब्रेंट हब था। सिटी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की सीरीज में डिजाइन किया गया था। इसके हार्ट में स्टोन का एक बड़ा इनर फोर्ट्रेस था जो रॉयल पैलेस और सेक्रेड स्वयंभू टेम्पल को प्रोटेक्ट करता था। दूसरी वॉल पैक्ड अर्थ और मड का एक जबरदस्त स्ट्रक्चर था जिसने सिटी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। एक हलचल भरा मेट्रोपोलिस जो लाइफ से भरा हुआ था। ये एक सिटी थी जो पीस के लिए बनी थी और वॉर के लिए भी, अपने रूलर्स की फोरसाइट का एक टेस्टामेंट। ये एक ज्वेल थी और रुद्रमादेवी इसकी गार्डियन थी। ओरुगल्लू में लाइफ, कलर और साउंड का एक कैलिडोस्कोप थी। इसके मार्केट्स लेजेंडरी थे। पर्शिया से मर्चेंट्स आते थे, चाइना से मर्चेंट्स आते थे। हवा में एक्सोटिक स्पाइसेस की खुशबू, फाइन सिल्क की चमक। जब ओरुगल्लू फल फूल रहा था, एक नई आक्रामक शक्ति उत्तरी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी के लौह शिखर के नीचे सल्तनत ने दक्षिण की ओर अपनी लालची नजर डालना शुरू कर दिया। दक्कन अपनी किंवदंती धन के साथ और खंडित राज्यों के साथ खिलजी की प्रेरणाएं सीधी और क्रूर थीं। अपनी विशाल सेना को वित्त पोषित करने के लिए सोना और एक महान विजेता के रूप में महिमा। ओरुगल्लू दक्षिण का खजाना प्राथमिक लक्ष्य था। तूफान अब क्षितिज पर नहीं था, वह दक्षिण की ओर तेजी से और अटल रूप से बढ़ रहा था। रुद्रमादेवी के दरबार में पहुंची पहली रिपोर्टें परेशान करने वाली थी। खिलजी द्वारा देवगिरी के यादव साम्राज्य पर क्रूर विजय की कहानियों ने दक्कन में सिहरन पैदा कर दी। उसका सेनापति मलिक काफूर, एक शानदार लेकिन निर्दयी कमांडर, ने देवगिरी को लूट लिया था। उसका खजाना खाली कर दिया था और उसके राजा को अधीन होने के लिए मजबूर कर दिया था। यह अन्य दक्षिणी शक्तियों के लिए एक स्पष्ट संदेश था, या तो अधीन हो जाओ या नष्ट हो जाओ। रुद्रमादेवी जानती थी कि सल्तनत उन क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों जैसी नहीं थी जिनका उसने पहले सामना किया था। यह एक अलग तरह का दुश्मन था, एक शाही शक्ति जिसके पास सैनिकों की एक अंतहीन आपूर्ति और विजय पर एक विलक्षण अथक ध्यान था। स्थानीय संघर्षों के दिन खत्म हो चुके थे। एक अस्तित्वगत खतरा उसके द्वार पर आ पहुंचा था। रानी ने अनिवार्य की तैयारी शुरू कर दी।
उसने ओरुगल्लू की दुर्जय रक्षा को मजबूत किया, अपनी राजधानी को घेरने वाली पत्थर और मिट्टी की दीवारों को मजबूत किया। उसने उत्तरी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक एकजुट मोर्चा बनाने की कोशिश करते हुए पड़ोसी हिंदू राज्यों में दूत भेजे। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। यह सिर्फ एक सिंहासन या क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं थी, यह उनके जीवन के तरीके, उनकी संस्कृति, उनके विश्वास और उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी। काकतीय साम्राज्य के लोग, जिन्होंने दशकों की शांति और समृद्धि जानी थी, अब युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मंदिर की घंटियों की आवाज अब शस्त्रागारों में तलवारों के तेज होने की खड़खड़ाहट के साथ मिल गई थी। लेकिन उसने जो गठबंधन चाहा वह नाजुक था। दक्षिणी राज्यों के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता और गहरी जड़ें जमाए अविश्वास ने वास्तव में एकजुट प्रतिरोध को रोका। कुछ राजा सल्तनत की प्रतिष्ठा से भयभीत होकर इंतजार करने का फैसला किया। दूसरों ने आक्रमणकारियों के साथ गठबंधन करके लाभ प्राप्त करने का अवसर देखा। रुद्रमादेवी ने खुद को तेजी से अलग थलग पाया। आने वाली लहर के खिलाफ एक अकेली दीवार, दिल्ली सल्तनत का साया उसके राज्य पर बड़ा मंडरा रहा था। एक स्पष्ट उपस्थिति जिसने दरबार को चिंता और एक गंभीर अशुभ भावना से भर दिया। स्वर्ण युग समाप्त हो रहा था और लोहे और रक्त का युग शुरू होने वाला था। जैसे ही किले के अंदर के रक्षकों ने आखिरी हताश स्टैंड की तैयारी की, एक चौंकाने वाली डिस्कवरी हुई। अनाज के स्टोर, बहुत कम पाए गए सप्लाई गायब थी। सप्लाई जानबूझकर खराब की गई थी। रैंकों में पैनिक फैलने लगा। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह तोड़फोड़ थी। काकतीय दरबार के ऊंचे सर्कल में एक गद्दार था। सबसे खतरनाक दुश्मन भीतर था। सवाल, कौन? शक अंबादेवा नाम के छोटे सरदार पर गया। वह असंतुष्ट नोबल था, सिंहासन की एम्बिशन रखता था, क्वीन के अंडर सर्विस करने से नाराज था। रुद्रमादेवी अपनी कैपिटल के डिफेंस में बिजी थी। उसने दूर के हिस्से में रिबेलियन करवाकर ट्रूप्स खींचवाए। क्या वह ऑपॉर्चुनिस्ट था या हमलावरों का साथी? क्वीन दो मोर्चों पर लड़ रही थी। बाहर के दुश्मन और अंदर का सांप। धोखे का साइकोलॉजिकल ब्लो विनाशकारी था। मिस्ट्री और गहरी हुई एक सीक्रेट टनल कॉम्प्रोमाइज्ड पाई गई। इसका एग्जिट जंगल में था। अब वह मलिक काफूर के ट्रूप्स द्वारा गार्ड किया जा रहा था। इनर फोर्ट्रेस को चारों तरफ से घेर लिया गया था। सप्लाई कम हो रही थी। धोखे ने उनके डिफेंस को कमजोर कर दिया था। क्वीन रुद्रमादेवी के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस थी। वो सरेंडर कर सकती थी या वह एंड तक लड़ सकती थी। सरेंडर करना उनकी फितरत में नहीं था। जैसे ही सुबह हुई, बड़े गेट्स खुल गए। क्वीन निकली। बैटल वॉर्न आर्मर में उनके खानदान की तलवार उनके हाथ में चमक रही थी। उनके पीछे लॉयल गार्ड्स मार्च कर रहे थे। एलीट कॉर्प्स की कसम ली हुई थी। वे बहुत कम थे। दुश्मनों के समुद्र में डिफेंस का एक छोटा सा आइलैंड। यह चार्ज जीत के लिए नहीं, अमृता के लिए था। यह काकतीय की स्पिरिट की घोषणा थी। सुल्तानेट की आर्मी हैरान रह गई। उन्होंने सरेंडर की उम्मीद की थी। फोर्ट्रेस के गेट्स पर एक भयंकर और दुखद लड़ाई हुई। रुद्रमादेवी एक शेरनी की तरह लड़ी। उनकी तलवार तेजी से चल रही थी। उनके वॉर क्राइज उनके फॉलोअर्स को बहादुरी की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने दुश्मन की रैंकों में एक खूनी रास्ता बनाया। वे अपने क्वीन और अपनी मातृभूमि के लिए निराशा और प्यार से लड़ रहे थे। चंदूपटला से मिला नया इंस्क्रिप्शन हमें रुद्रमादेवी के एंड के बारे में जो कुछ भी जानते थे उस पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव, जिसे विक्टर्स ने लिखा था, क्लेम करता है कि वह ओरुगल्लू के ग्रेट सीज के दौरान गिरी थी। लेकिन यह स्टोन रिकॉर्ड उनके अपने किंगडम से एक कॉन्टेम्पररी अकाउंट, एक और भी ट्रैजिक और आयरनिक फेट सजेस्ट करता है। ऐसा लगता है कि जबकि सल्तनत की फोर्सेस एक बड़ा थ्रेट थीं, फाइनल ब्लो अंदर से आया। क्वीन, फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ ग्रेट डिफेंडर, असल में अपने ही एक ट्रेंचरस वेसल अंबादेवा के खिलाफ बैटल में गिरी होगी जब वह उसके रिबेलियन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। यह रेवलेशन पूरे पजल को रीअरेंज करता है। 1303 में ओरुगल्लू का सीज एक ब्रूटल अफेयर था, लेकिन काकतीयों ने रुद्रमादेवी की लीडरशिप में मलिक काफूर की आर्मी को सक्सेसफुली रिपेल किया। यह एक सुपीरियर फोर्स के खिलाफ एक स्टनिंग विक्ट्री थी। सल्तनत पीछे हट गई, लेकिन डैमेज हो चुका था। किंगडम वीक हो गया था और इंटरनल बिट्रेयल्स ने गहरे स्कार्स छोड़ दिए थे। क्वीन को 1289 में अपनी एंड मिली। उनकी डेथ से एक पावर वैक्यूम बन गया। तो हम अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं, पूरा किंगडम गायब कैसे हो गया? आंसर अब क्लियर है। यह रातों रात गायब नहीं हुआ। इसे सिस्टमैटिकली खत्म किया गया। इसकी वेल्थ लूट ली गई।
इसके किंग को बंदी बना लिया गया और इसकी हिस्ट्री को जानबूझकर मिटा दिया गया। काकतीयों का गिरना सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, यह एक कल्चरल हत्या थी। जीतने वाले समझते थे कि किसी भी लोगों को सच में खत्म करने के लिए आपको पहले उनकी स्टोरी को खत्म करना होगा। पत्थर वह याद रखता है जो कागज भूल जाता है। रामपा टेम्पल, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और चंदुपतला में शिलालेख, एक भूले हुए गांव में एक साधारण पत्थर की स्लैब, वह चाबी थी जिसने एक रानी की आखिरी लड़ाई की सच्ची कहानी को अनलॉक किया।